Hi friends. After completing 5 chapters, let's start with chapter number 6. Chapter number 6 is a part of the series of mechanics which we are studying. In chapter number 3, I introduced to you regarding mechanics. Mechanics is nothing but study of motion. Studying the motion, that's called mechanics. Mechanics we had divided into two parts. One was kinematics, second was dynamics. Kinematics, as you know, it's a study of motion purely without worrying about the causes, while dynamics deals with causes behind the motion. Alright? Now, then what we have started with chapter number 3 and 4, we studied regarding the kinematics. In chapter number 3 and 4, what we studied was, we call that branches as kinematics. एंड इसमें क्या स्टडी किया था? मोशन शुरू हो गया उसके बाद की बात है. इन दैट वी हैड स्टार्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. वी डिनोट पोजीशन बाय आर बार. डिस्प्लेसमेंट वाज डेल्टा आर बार, दैट इज आर बार माइनस आर जीरो बार. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. देन वी हैड स्टडीड रिगार्डिंग वेलोसिटी, v bar, which is an average value, velocity v bar, average value was delta r bar by delta t, displacement per unit time, and instantaneous value was dr bar by dt. That was the case. Okay, that was velocity. Then we moved on to acceleration, a bar, which we give it as average acceleration as change in velocity upon time taken, and instantaneous acceleration as dv bar by dt. ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 and 4 में. Now, what was the difference between 3 and 4? In chapter number 3, we studied about straight line motion. यानी motion along a straight line. In chapter 4, we studied motion in a plane as well as we added space also. यानी कि in first chapter we had taken one dimensional motion. In third chapter we had taken one dimensional motion. In fourth chapter we took two dimensional and three dimensional together. Their vectors were involved and इसलिए वेक्टर फॉर्म में ले लिया. बराबर है. सो दिस वाज चैप्टर नंबर 3 and 4. चैप्टर नंबर 5 आया फिर, which deals with dynamics. As we talk, it deals with dynamics because it talks about the causes behind motion. जिसमें हमने पहले पकड़ा फोर्स को. फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों लिया? बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम. Why do we take concept of momentum? Then mass was to be involved. We went on drilling behind the reason of motion. Motion क्यों होता है? Because of force. फोर्स क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्यों लिया? इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व मास. ओके, ये पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में. साथ साथ में हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी ले लिया. नो डाउट फ्रिक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स, बट उसका कॉन्सेप्ट भी ले लिया, ऑपोजिंग फोर्स. बराबर है. ये तो हो गया चैप्टर नंबर 4 and 5. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 6 में. चैप्टर नंबर 6 डील्स विद 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स एज द टाइटल सजेस्ट. अभी तो हम क्या करें, हम लोग टाइटल को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इससे थोड़ा बैकग्राउंड बना लिया. अब चलते हैं टाइटल की तरफ. टाइटल में सबसे पहले देखेंगे वर्क के बारे में. अब वर्क क्या होता है? कहीं स्टैंडर्ड 9 में यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ वर्क. वर्क यानी क्या? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस. फोर्स अप्लाई करो और बॉडी डिस्प्लेस हो उसके इन्फ्लुएंस में. इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अप्लाइड फोर्स, इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस यानी कि मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, देन इट इज सेड दैट वर्क हैज बीन डन. फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क हुआ बोलते हैं. फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट ना होए तो समझ लो टाइम पास हो रहा था, नो वर्क वाज डन. आप बोलोगे नहीं सर फोर्स अप्लाई किया, वर्क तो किया हमने. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है. ये वॉल है, वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फुल फोर्स ऑन द वॉल. बराबर है. पर ये वॉल तो हिल नहीं रही. दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अकर. That means I am not doing any effective work on this wall. No work has been done on the wall. हाँ, फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव करे तो बोलेंगे वर्क हैज बीन डन. ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, स्टार्टिंग अबाउट वर्क. यहाँ पे फोर्स हमने पहले पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया. जब फोर्स अप्लाई करो बॉडी को, बॉडी डिस्प्लेसेस, दैट इज सेड दैट वर्क हैज बीन डन. तो 6 चैप्टर का सबसे पहला हमारा टाइटल टॉपिक रहेगा वर्क के बारे में. वर्क क्या होता है डिटेल में एनालाइज करेंगे, कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्क, हाउ यू कैन हैव फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग वर्क एज पर रिक्वायरमेंट. ऐसे कई केस है जिसमें फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फिर भी हम लोग मानते हैं कि वर्क हुआ है. बराबर है. तो वो भी केसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. अच्छा, वर्क होगा. Work when does work happen? When does work is said to be done?
when the body applies force, force is applied on the body and the body displaces. पर वर्क डन कब होगा? जब there is some capacity of doing work. वर्क डन कब होगा? जब बॉडी के पास कुछ कैपेसिटी है वर्क करने की, तो वो वर्क कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं है. तो कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. इट्स कॉल्ड एनर्जी. एनर्जी यानी क्या? कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी समथिंग प्रेजेंस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है. अब जिसको यूज करके वो वर्क कर सकता है. हाँ, यूज करे ना करे वो डिफरेंट बात है, बट कैपेसिटी है वर्क करने की, दैट्स कॉल्ड एनर्जी. हमने 10 से फिर 11 में साइंस लिया, साइंस स्ट्रीम लिया, बराबर है. पेरेंट्स ने भी हाँ बोला, आपको स्कूल में एडमिशन दिलवाया, एंड देन यू वर पुट विद सम इन कोचिंग विद सम प्रॉपर टीचर्स. दे वर सर्च फ्रॉम द मार्केट एंड इफेक्टिव टीचर्स वर फाउंड आउट. बराबर है. कब, क्यों किया आपके पेरेंट्स ने ऐसा? क्योंकि आप में उन्होंने कुछ देखा है. दे सॉ सम एनर्जी इनसाइड यू व्हिच शोड देम कि यू कैन डू समथिंग बेटर, इसलिए आपको साइंस स्ट्रीम दिलवाया. अगर ये स्पार्क नहीं दिखा होता उनको, अगर ये कैपेसिटी नहीं दिखी होती, तो शायद दे वुड नॉट हैव गॉन फॉर साइंस स्ट्रीम, दे वुड नॉट हैव अलाउड यू टू टेक साइंस स्ट्रीम. कॉमर्स या आर्ट्स में डाले थे, ये यू नो वेरी वेल. तो व्हाट इज दैट? क्या देखा आपके पेरेंट्स ने? आप में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं. कि एनर्जी लेके आप चले हो, जिसको हम लोग अभी आजकल की भाषा में स्पार्क बोलते हैं. आपके पास वो स्पार्क है. दैट एनर्जी इज पोजेस्ड बाय यू यूजिंग दैट व्हिच यू विल बी एबल टू डू वर्क. यू विल बी एबल टू डू वर्क. हाँ, करो ना करो ये डिफरेंट बात है. एनर्जी का होना एंड वर्क करना नॉट नेसेसरी, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एंड अगर उसने वर्क किया तो यार नहीं भी करेगा, बॉडी के पास एनर्जी और वर्क ना भी करे. ज्यादा डिटेल्स सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में एनर्जी में. अब कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क by virtue, the body has a capacity to do work by virtue of different properties. It might be due to motion, तो एनर्जी का फॉर्म आ जाता है काइनेटिक एनर्जी. It might be due to position, तो आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी. It might be due to heat possessed by it, तो heat energy, and so on. Many different forms of energies are there based on how that capacity is present in you. There are many different ways. तो हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी डिफाइन हुई है. तो we'll be seeing all that. And यहाँ पे हम लोग एंट्री करवाएंगे फिजिक्स के फील्ड के दद्दू की. दद्दू मतलब क्या? ग्रैंडपा. ग्रैंडपा इज द वन हु इज द फोरमोस्ट, द टॉप मोस्ट इन द फैमिली. ग्रैंडपा ने बोला, बात खत्म हो गई. दद्दू बोले ना फाइनल. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स. नन ऑफ द फिनोमेनन और नन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन वायोलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर कोई भी फिनोमेनन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, तो फिनोमेनन गलत है, लॉ नहीं. पहले आपने देखा है कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, आपका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं है. क्योंकि एनी फिनोमेनन, एनी प्रोसेस, एनी ऑब्जेक्ट, एवरीवन हैज टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो दद्दू की यहाँ पे एंट्री होगी. ओके, कंजर्वेशन एनर्जी में. अच्छा, अब तीसरा पार्ट आता है पावर के बारे में. पावर यानी क्या? सी, अ बॉडी हैज कैपेसिटी टू डू वर्क. मेरे में एनर्जी है, आई हैव अ कैपेसिटी टू डू वर्क. आप में एनर्जी है, यू हैव कैपेसिटी टू डू वर्क. पर हम दोनों को कंपेयर करना हो तो क्या करने का? हाउ टू कंपेयर द वर्क डन. तो ले सर वर्क कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा मिस्टर ए इज केपेबल ऑफ डूइंग वन पर्टिकुलर वर्क इन 6 days. वो वर्क पूरा करता है 6 दिन में. दूसरा बंदा वही काम, मिस्टर बी डज द सेम वर्क इन 3 days. तो बोले कौन बेटर है, किसने वर्क कंप्लीट किया? तो दोनों ने किया है. आप भी होमवर्क करते हैं, आपका दोस्त भी होमवर्क करता है. आप होमवर्क करते हैं, आपका दोस्त भी होमवर्क करता है. आप असाइनमेंट पूरा करते हैं, आपका दोस्त भी असाइनमेंट पूरा करता है. पर आप में स्पार्क है. आप सर ने जैसे असाइनमेंट रिलीज किया, दूसरे दिन तो रेडी हो गए, लो सर आपकी नोटबुक रेडी. एंड आपका दोस्त कैसा है? करेंगे सर, जिस दिन चिल्लाएंगे उस दिन देखेंगे. तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर सब बोलेंगे बेटा तेरा असाइनमेंट नहीं आया अभी तक. तब बोलेगा सर कल दे देता हूँ, और रात को बैठ के खींचेगा. कितने दिन हुए? 7 दिन हुए उसके लिए. उसने भी असाइनमेंट पूरा किया, आपने भी असाइनमेंट किया. सर ने क्या मार्क किया? असाइनमेंट कंप्लीटेड. तो दोनों में से बेटर कौन है? हाउ विल यू जज देम? तो वहां पे क्या आता है? आप बोलोगे तो सर मैंने दूसरे दिन दिया था इसलिए मैंने कम टाइम में वही असाइनमेंट पूरा किया, उसने ज्यादा टाइम लिया सेम असाइनमेंट को कंप्लीट करने में. तो कंप्लीटिंग द वर्क बेस्ड ऑन टाइम, कंप्लीटिंग द वर्क कंसिडरिंग द फ्रेम ऑफ टाइम. टाइम रेफरेंस फ्रेम किसका लिया? टाइम का लिया.
देयर एंटर्स द पावर. पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करते हो दैट गिव्स अ पावर. एंड इसका मेन पर्पस क्या है, कंपेयरिंग वर्क डन बाय डिफरेंट बॉडीज. अलग अलग बॉडीज अगर वर्क करती है तो उनको कंपेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ पावर. पावर ज्यादा मतलब कम टाइम में भी वो ज्यादा काम कर सकता है. पावर कम है मतलब ज्यादा टाइम मिले तो भी आरो काम करे नहीं, ये ऐसा केस हो गया. क्लियर अबाउट दिस. तो तीसरा टॉपिक होगा पावर यहाँ पे, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये 3 टाइटल में है टॉपिक्स को. इसके अलावा एक बोनस टॉपिक भी है दैट इज कोलिजन्स. हमें यहाँ पे कोलिजन को स्टडी करना है. आप बोलोगे कोलिजन तो सर टकराना नहीं होता है. यस डेफिनेटली. कोलिजन मीन्स स्ट्राइकिंग ऑफ टू बॉडीज, दैट्स कॉल्ड कोलिजन, मे बी 2 और मोर. ओके. कोलिजन में क्या पढ़ेंगे, टकराते हैं तो टकराने से पहले, टकराने के बाद क्या सिचुएशन होगा, इस तरह से टकराए तो क्या होगा, उस तरह से टकराए. टकराने में भी प्रकार होते हैं, मालूम होगा शायद, नहीं पता है, आप सीखोगे. ये फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगा जो आप रोज बरोज देखते हैं पर कभी मानोगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर 11th and 12th फिजिक्स, योर कंप्लीट आउटलुक टू द वर्ल्ड विल चेंज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको ऐसी ऐसी चीजें समझाने वाले हैं. नो डाउट एकेडमिक स्टडी है, बुक पढ़ो तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, यू गेट गुड मार्क्स, बट रिलेटिंग दीज बुक टॉपिक्स विद योर डेली लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो यहाँ पे हमारा शुरू होगा. हमने आगे भी किया है, मोशन के बारे में बात की, फोर्स के बारे में बात की, हमने काफी लाइव एग्जांपल्स दी है, इसमें भी लेंगे ताकि दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ऐसा बैठे कि आप अगर कोई फिनोमेनन देखते हो तो आप तुरंत बोल सकते हो कि इसमें ये चीज अप्लाई हो रही है, उसमें ये देखो यहाँ वर्क हुआ, यहाँ एनर्जी आई, यहाँ पावर उसका दिखा है. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कल्टिवेट. अभी तक हमने चैप्टर को शुरू नहीं किया, वी वर जस्ट डिस्कसिंग द टाइटल, वर्क, एनर्जी, पावर एंड साथ में कोलिजन्स. कोलिजन में क्या स्टडी करेंगे, 2 बॉडी स्ट्राइक. तो स्ट्राइक होने से पहले क्या सिचुएशन थी, स्ट्राइक होने के बाद क्या सिचुएशन है, बराबर है. सेकेंडली, अगर वो बॉडी ऐसा नहीं कोलाइड हुआ था, ऐसा कोलाइड होता तो अच्छा, कोलिजन के बाद का रिजल्ट अगर हमें ऐसा चाहिए तो फिर कोलिजन कैसे करवाया जाए. आप बोलोगे सर हमें ये कोलिजन यानी कि एक्सीडेंट से क्या लेना देना, वी आर नॉट गोइंग टू डू एन एक्सीडेंट्स. अरे भाई कोलिजन इज नॉट ओनली इन एक्सीडेंट्स. आप स्नूकर खेले होंगे तो आप बिलियर्ड बॉल को स्ट्राइक करते हो ताकि दूसरा बॉल अंदर जाए, पुट हो जाए होल में. प्रॉपर एंगल से मारना पड़ेगा ना, प्रॉपर स्टाइल से मारना पड़ेगा ना. कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, रानी निकालनी है, क्वीन निकालनी है तो क्या करोगे, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली, स्ट्राइक अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. बहुत फेमस वो सीन है मुन्ना भाई MBBS का, दादाजी स्ट्राइक मारते हैं, रानी निकालते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है. यानी कोलाइडिंग एट अ पर्टिकुलर मैनर गिव्स यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. यहाँ पे कॉन्सेप्ट लोगे तो कर सकोगे ना. सो दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 4th टॉपिक हियर. टाइटल में मेंशन नहीं किया पर हमें यहाँ पे पढ़ना है इसे. ओके. सो चैप्टर कंप्राइज ऑफ 4 थिंग्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन्स. ओके. शुरू करते हैं वर्क के बारे में. नोट्स अपने साथ में रखना, जब जब मैं कहूँ अकॉर्डिंगली पढ़ते रहना. चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वर्क के बारे में. तो चैप्टर का पहला पार्ट वर्क. वर्क यानी क्या, तो जैसे हमने अभी आइडिया लिया इंट्रोडक्शन में कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस. कंडीशन क्या है, फोर्स अप्लाई करो एंड बॉडी मूव करे या डिस्प्लेस करे. मूव करे अब क्या कॉमन वर्ड हो जाता है, तो लेट्स यूज अ टेक्निकल वर्ड, बॉडी डिस्प्लेस करे. तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी सफर्स अ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन. बराबर है. चलो देखते हैं फिगर वाइज को जैसा होगा. सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स अप्लाई किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, बराबर. ये डायरेक्शन फोर्स का है, ये फोर्स अप्लाई किया. चलो सिंपली फोर्स अप्लाई किया अन्य बॉडी यहां से मूव करके सपोज इधर आया. कितना मूव किया, सेंटर टू सेंटर देखें तो डिस्टेंस डी जितना मूव किया उसने. ओके. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स the body moved by D. Then work done is given as force into distance covered. Force into distance covered. That is the work done. Work done क्या होगा, force into distance covered यानी F into D. आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है. या बिल्कुल सही है, 9th में आपने किया हुआ है इसको, ये कोई नई चीज नहीं है, 9th का ही एनहांसमेंट है ये. अच्छा ये हो गया वर्क डन. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब जरूरी है कि हमेशा, अच्छा यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फोर्स एप्लीकेबल ऑन द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हुआ.
तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में ना हो, यानी कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन, आप बोले ऐसा कैसे हो सकता है? सी दिस इज अ सिचुएशन, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है यूं, अन्य ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स मूव्स लाइक दिस। फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे यूं, अन्य बॉडी मूव करेगा यूं। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता होगा सर, फोर्स यूं अप्लाई करो तो बॉडी यूं ही जाएगा ना। यस डेफिनेटली इट शुड गो, बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही जाएगा, इट कैन गो लाइक दिस आल्सो। एग्जांपल चाहिए फिर तो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है सर? अच्छा, बचपन की यादें ताजा करे थे, नया नया चलना सीखे थे। अगर आपको याद होगा, जब आपने चलना सीखा तो पहली गिफ्ट पेरेंट्स ने क्या दी थी? होप यू रिमेंबर दैट। पहली गिफ्ट पेरेंट ने क्या दी थी? चू वाले शूज। जब तुम पहन के बाद में आप चलोगे तो चू आवाज होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, इससे आप ज्यादा चलोगे, क्योंकि वो साउंड इज वेरी नाइस, इट्स वेरी प्लेजेंट फॉर यू। तो द फर्स्ट थिंग वाज दैट साउंड मेकिंग शूज, बराबर है। फिर बाद में दूसरा क्या आया? दूसरा है टॉय ट्रेन। याद होगा टॉय ट्रेन दिया था, ये टॉय ट्रेन है। फिर इस टॉय ट्रेन में यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई थी, आप इसको पकड़ के भागते थे, ये स्ट्रिंग लेके आप भागते थे, एंड टॉय ट्रेन पीछे पीछे आती थी लाइक दिस, आती थी कि नहीं? आप स्ट्रिंग यूं खींचते थे, फोर्स अप्लाइड लाइक दिस, एंड द टॉय ट्रेन वाज मूविंग लाइक दिस। ऐसा तो नहीं था आप यूं स्ट्रिंग खींचे तो ट्रेन प्लेन बन के आ जाए आपके हाथ में, ऐसा तो नहीं होता था ना, बराबर है। तो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है, फोर्स यूं लग रहा है। आप चलते चलते नया नया चलना सीखे थे, चूं आवाज भी आता था, साथ में डोरी है, वो स्ट्रिंग है टॉय ट्रेन की, आप खींचते जाते हैं, पीछे पीछे ट्रेन चल रही है साथ में आपके, किसी का दक होता था ट्रेन आवाज करता हुआ, तो दैट्स द केस। पर उसमें होता क्या है? फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरी टू बी अकरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉट नेसेसरी, होता है बराबर है, नो डाउट, पर नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे सर इतने छोटे इतने बचपन के एग्जांपल देता हूं, अब तो याद भी नहीं है। कोई बात नहीं है, बड़े हो गए तो बड़े वाले एग्जांपल देता हूँ, कहाँ ना है। आपको पता होगा इंडिया का नेशनल गेम तो हॉकी है, पर मोस्ट पॉपुलर गेम इज नॉट हॉकी, ये यू नो वेरी वेल। तो मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर कंट्री इज ऑब्वियसली यस क्रिकेट। कुछ भी वो लोग क्रिकेट के पीछे पड़े होते हैं। क्रिकेट में यूजुअली हम लोग जब मैच देखते हैं तो हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेड होता है कि मैच 7:30 बजे शुरू हो रहा है, सपोज आईपीएल का मैच 7:30 बजे शुरू हो रहा है, पर लाइव टेलीकास्ट तो 7 बजे से चालू हो जाता है। मैच एक्चुअली 7:30 को चालू होगा, इनिंग चालू होती है 7:30 बजे, पर 7 बजे से टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। हम भी बैठ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स भी पहले से ही बैठे होते हैं। क्यों ऐसा? तो 7 से 7:30 का टाइम क्या टाइम पास करने के लिए निकालते हैं? इतना सारा वक्त है हमारे पास फालतू? नहीं सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि फ्रॉम 7 to 7:30 जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द गेम, हाफ एन आवर में वेदर का रिपोर्ट आता है, ग्राउंड्समैन का रिपोर्ट आता है पिच के बारे में, फिर टॉस होता है, एंड फिर कौन बल्लेबाजी पहले करेगा, हु विल बैट फर्स्ट, ये डिसाइड होता है। तो आधा घंटा ये बातें जानने के लिए होता है। तो मतलब इसमें क्या यूज होता है? वो तो सबके यूज होते हैं अलग अलग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करें क्या यूज होते हैं, पर फिर भी हम अभी फोकस करते हैं ग्राउंड्समैन के रिपोर्ट पे। ग्राउंड्समैन रिपोर्ट देता है पिच के बारे में, पिच कैसा है, पिच हार्ड है या सॉफ्ट है। एटमॉस्फेयर में फिर वेदर रिपोर्ट में देखते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कि नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है कि कम है, विंड डायरेक्शन कौन सा है, कितनी विंड है, कितनी स्पीड विंड की है, वो सब देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कैप्टन को वो सब देख के अपने बॉलर्स को एडजस्ट करना होता है, बराबर, यू नो वेरी वेल। वो सारी क्रिकेट की टेक्निक्स है, जब आप अगर क्रिकेट में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ये सब आपको सीखना होता है। और फिलहाल हम तो ग्राउंड्समैन के रिपोर्ट पे चलते हैं। ग्राउंड्समैन बोलता है पिच अभी हार्ड है, मैंने इसको बराबर रोल की हुई है। अब ये रोल किया हुआ मतलब क्या होता है? तो वहाँ पे एक रोलर होता है, बड़ा सा रोलर होता है, सिलेंडर होता है, जिसके पास इसके साथ लगा हुआ ये हैंडल होता है, एंड ग्राउंड्समैन इस हैंडल को खींचते हैं, और रोलर यूं चलता है। ऐसा तो नहीं है कि यूं खींचा तो रोलर हवा में आ गया, तो जमीन पे क्या हुआ? कुछ नहीं। इज इट सो? नहीं। हियर अगेन फोर्स एप्लीकेबल इन दिस डायरेक्शन एंड द रोलर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, बराबर है। 9 तक तो था, दोनों सेम डायरेक्शन होते थे, पर 11th में फोर्स इज नाउ बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। 9 तक वो स्केलर क्वांटिटी था, देयर वाज नो डायरेक्शन लिंक टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, याद होगा ये।
9 तक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को कोई डायरेक्शन नहीं था बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। 11 में आके पता लगा कि नहीं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें इससे ज्यादा डिटेल में जाना है। मैंने बोला ना आपको कि 9th में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है फोर्स का, नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है। 9th में यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक ऑफ फोर्स, सो वर्क डन, बराबर। पर हियर वी आर स्टडीइंग द एनहांसमेंट कि इफ फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन व्हाट। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो तो क्या? तो इफेक्टिवनेस ऑफ दिस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है, दोनों के बीच में फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ cos थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ cos थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स इनटू द डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स F नहीं, उसका कंपोनेंट F cos थीटा इनटू डिस्टेंस t। यानी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो तो यू हैव टू कंसीडर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दैट विल बी इफेक्टिव इन डूइंग दिस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक F cos थीटा, दूसरा F sin थीटा। तो क्या F sin थीटा विल बी टेकिंग एनी पार्ट इन गिविंग डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली? ऑब्वियसली नॉट। इस वेक्टर का ये डायरेक्शन में कोई पकड़ने का डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए दिस F sin थीटा विल नॉट बी अफेक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो कौन अफेक्ट करेगा? F cos थीटा। तो जब फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो तो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन पर्टिकुलर फिगर इट इज F cos थीटा बेस्ड ऑन दिस एंगल थीटा। तो F cos थीटा इनटू d हो गया, यानी इसको लिखेंगे FD cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन F बार एंड D बार। थीटा के एंगल बिटवीन F बार एंड D बार। अब याद करें, कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला है, AB cos थीटा, जहां पे थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। ऑब्वियसली ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ A बार एंड D बार। ये तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट F बार डॉट D बार। तो इसलिए वर्क डन क्या लिखेंगे? फॉर्मूला इज F बार डॉट D बार, दैट इज FD cos थीटा, बराबर है। तो इन जनरली क्या लिखेंगे हम लोग? जनरली वी राइट वर्क डन इक्वल टू F बार डॉट D बार, डॉट प्रोडक्ट ऑफ F बार एंड D बार इज वर्क डन, यानी कि FD cos थीटा। ये जनरल हो गया। सर ये जनरल है तो फिर ये इसका क्या करेंगे? इसको फेंक देने का? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे F बार एंड D बार बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि एंगल थीटा इज 0 डिग्री एंड वी नो cos 0 इज 1, cos की 0 की वैल्यू 1 होती है, तो FD आ गया ये फॉर्मूला। तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड, वो गलत नहीं है, उसको और ज्यादा जनरलाइज कर दिया। इसमें कंसीडर कर लिया था पहले से कि फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो पहले से एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम लोग मोर जनरलाइज हो गए कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना कंपल्सरी नहीं है, इट मे बी इन एनी डायरेक्शन। इन दैट केस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? F बार डॉट D बार, दैट इज FD cos थीटा। ओके, यानी यहाँ पे F बार एंड D बार का डॉट प्रोडक्ट गिव्स द वर्क डन। दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला एंड दिस बिकम्स वन केस ऑफ दिस। इस जनरल फॉर्मूला का ये पर्टिकुलर पार्ट जो हमने 9th में पढ़ के आए थे और यहाँ पे हमने जिससे शुरुआत की थी, दिस बिकम्स अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला ज्यादा जनरलाइज हो गया। तो वर्क डन के लिए अब हम लोग फॉर्मूला क्या लेंगे? F बार डॉट D बार, यानी कि FD cos थीटा। ओके, क्लियर अबाउट दिस? ये गलत नहीं है, ये सही है, बट नाउ इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, एंड ये फॉर्मूला कैसा है वो यहाँ पे हमने देख लिया। क्लियर? सो दैट इज रिगार्डिंग वर्क डन नाउ इन 11th स्टैंडर्ड मॉडिफाइड फॉर्म। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसलिए इस चैप्टर में हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। याद होगा हमने वेक्टर्स को पूरा अलग से लिया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 से उठाया था वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, बेसिक रेजोल्यूशन तक लिया, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए चैप्टर नंबर 6 में आए थे, एंड पहला प्रोडक्ट लिया था यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 6 में। ये वही चैप्टर है जिसमें वो स्केलर प्रोडक्ट है जो हमने आगे पहले कर लिया साथ साथ में, ताकि हमें यहाँ पर कोई रुकावट ना है, नहीं तो यहाँ सबको डाइवर्ट होना पड़ता। डॉट प्रोडक्ट यानी क्या समझने जाना पड़ता। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F बार एंड D बार इज गिव्स द वर्क डन एंड दैट्स द फॉर्मूला। ओके, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, वर्क डन क्या है उसका फॉर्मूला आ गया, जनरलाइज फॉर्मूला। अब इसके केसेस देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ नोट्स में। सो व्हाट वी डिड टिल नाउ, पहले डेफिनेशन लिया वर्क डन का,
फिर फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला एफ बार डॉट डी बार दैट्स एफ डी कॉस थीटा. नाउ देयर विल बी नो जनरलाइज फॉर्मूला. अब तो खाली फॉर्मूला क्या है वर्क डन का ये याद रखना है. फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज एफ बार डॉट डी बार. ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बोला था थोड़ा बड़ी साइज का बताने का ताकि दिखे. इट शुड नॉट बी जस्ट अ फुल स्टॉप और अ डेसिमल पॉइंट. इट शुड बी लिटिल बिगर वन, थिक एंड ब्रॉड. तो ये एफ बार डॉट डी बार दैट इज एफ डी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड डी बार. अलग अलग केसेस लेते हैं. पहला केस, जब भी एंगल इन्वॉल्व और केसेस हो तो सबसे पहला केस विल बी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. 0 डिग्री यानी क्या होगा, एफ बार एंड डी बार दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट इज एफ बार पैरेलल टू डी बार, या फिर दो बोथ इन सेम डायरेक्शन. यानी सिचुएशन को जैसा ये ब्लॉक है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हो. एज थीटा इज 0 डिग्री therefore cos theta will be 1, therefore work done will be equal to F into D. Okay, work done will be F into D. Work done will be positive in this case. When force is acting along the direction of displacement, yeah, displacement occurs along the direction of force, work done equal to F into D. थीटा 0 दिया हुआ है, बराबर है. एंड इस केस में वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है. चलते हैं आगे. केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज F bar perpendicular to D bar. यानी कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फोर्स यूं लग रहा है, अन्य ऑब्जेक्ट यूं डिस्प्लेस हुआ है. इज इट पॉसिबल? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. पॉसिबल? यस, इट हैपेंस. हो सकता है ये. पर उस केस में क्या बोलेंगे, थीटा इज 90 डिग्री. चलो इसको डिस्कस करें. थीटा इज 90 डिग्री, देयरफॉर cos थीटा विल बी cos 90 इज ऑलवेज 0. तो देयरफॉर वर्क डन क्या आएगा, 0, क्योंकि एफ डी cos थीटा, cos थीटा इज 0 तो वर्क डन 0. यानी इस केस में वर्क डन इज 0. तो बोलोगे वर्क डन 0 तो डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के कारण नहीं है. यहाँ पे ये प्रूव होता है कि दिस फोर्स इज नॉट इफेक्टिव इन डूइंग वर्क टू गिव दिस डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट होगा पर इस फोर्स के कारण नहीं है. यानी अ बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स. बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स. यानी फोर्स का वैल्यू, फोर्स अगर डायरेक्ट, फोर्स का डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो देयर इज नो वर्क डन बाय दैट फोर्स. यानी फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी. यानी वर्क डन बाय परपेंडिकुलर फोर्स इज ऑलवेज 0. परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो, नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन इज 0. ओके, एग्जांपल, चलो स्वीट एंड सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल. इसमें अब बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है. फोर्स लगता है सेंटीमीटर फोर्स Fc, सेंटीमीटर फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. हर एक पोजीशन पे, यहाँ पे देखो तो भी सेंटीमीटर फोर्स यूं होगा. और डिस्प्लेसमेंट यूं बोलते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड. अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट Fc बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क डन विल बी 0. तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन इज 0. Body continues to move with constant speed. No work is done on it. No work is done required to move the body. आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता होगा. हाँ, डेफिनेटली होता है. आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो घर पे कर सकते हैं. उत्तरायण में डोरी कहते हैं हाथ में और एक पत्थर बांध देते हैं, लंगसिया, बराबर है. तो बनाया, फिर कैटापुल्ट जैसे पकड़ा, गोल गोल घुमाया, ये गोल गोल घुमाते हैं. ध्यान रहे पत्थर बांधो जरा ध्यान से कि छूट ना जाए. जरूरी है कि पत्थर ढूंढने जा. सर हमारे घर तो अभी इतना, हमारा घर उसका आसपास में इतना क्लीन है कि पत्थर नहीं मिलता. अरे बाबा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बांध लो ना, घर पे कुछ तो मिलेगा ना. कुछ नहीं तो अपनी पेन बांध लो एंड फिर घुमाओ, बराबर है. घुमाओगे तो स्टार्टिंग में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग पे क्योंकि घुमाना है. पर वंस इट अचीव्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि कांस्टेंट स्पीड हो जाए, बाद में आपको खाली स्ट्रिंग को होल्ड करना, होल्ड करके ही रखना है, वर्क करना ही नहीं है. आप जस्ट होल्ड करके रखें, will continue to move. हकीकत है. No work is required to move the body in uniform circular motion. No work is required to move the body on the circular path with constant speed. Uniform circular motion में no work is at all required. ये uniform circular motion का एक concept apply करो. Planets moving around sun, अपना सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं आसपास. कौन वर्क करता है? कौन वर्क करता है? अगर दादी से पूछा तो दादी बोले भगवान है ना, भगवान घुमाता है सबको. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. फिजिक्स क्या बोलता है? नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लैनेट्स अराउंड सन. वैसा अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी वर्क टू बी डन. तो किसी को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है. द बॉडी कंटिन्यूज मोशन.
सर ये ऐसा तो कह अरे यार ठीक है चलो इतना बड़े पैमाने पे मत सोचो, डोंट गो ऑन दैट लार्ज स्केल, कम आउट टू लिटिल स्मॉलर स्केल. सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, डू दे रिक्वायर वर्क डन? इज इट नीडेड टू डू वर्क? हम जब सैटेलाइट रिलीज करते हैं, रॉकेट ने लिया, लेके सैटेलाइट लेके निकला यहाँ से, ऊपर जाके उसके ऑर्बिट में छोड़ दिया, हार्डली एक दिन लगता है, हार्डली एक दिन लगता है, रॉकेट में उसे छोड़ दिया, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच गया, गोल गोल घूमना शुरू हो गया. फिर कौन वर्क, फिर कोई वर्क करना पड़ता है सैटेलाइट को, चलो आगे बढ़ाओ भगाने के लिए. सब अंदर मोटर वोटर रखे तो कुछ नहीं होता है, नथिंग एट ऑल. खाली अंदर कैमराज एंड चिप्स होती हैं, अलग अलग जो सर्किट्स होती है, जो आप डेटा नीचे रिले करती रहती है, बस और कुछ नहीं है उसके अंदर. नो मोटर, नो फ्यूल, नथिंग. अगर फ्यूल भरा होता तो रॉकेट यहाँ से नहीं उठता, क्योंकि इतने हैवी सैटेलाइट देखा होगा ना, मंगल मिशन मंगल में बोला था कि सैटेलाइट का वेट जितना कम हो उतना बेटर है. क्यों? तो इजीली लिफ्ट होकर पहुंच सकता है दूर तक. खैर है तो सैटेलाइट में देयर इज नथिंग लाइक फ्यूल और नथिंग लाइक एनी थ्रस्टर व्हिच मेक्स द सैटेलाइट टू मूव. एक बार ऑर्बिट में डाल दिया, इट कंटिन्यूज मोशन बाय इटसेल्फ, देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड. क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ. क्यों? 90 डिग्री है. ओके, सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, प्लैनेट्स मूविंग अराउंड सन, ये सारे केसेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. एंड वी फाइंड दैट in that case no work is required. The satellite अपने आप मूव करता रहेगा. You don't need to do work. No fuel is used there. तो फिर सर वो सोलर पैनल लगाए होते हैं सैटेलाइट में, वो सोलर पैनल तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ताकि अंदर की मशीनरी काम करती रहे. The cameras, the circuits which are inside, they require energy. तो सोलर एनर्जी वो जनरेट करके देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, एंड इसलिए सोलर पैनल लगाए हैं, सैटेलाइट को मूव करने के लिए नहीं लगाए हैं. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग दिस केस. अरे रोको, इसमें तो एक बहुत मस्त केस है, चलो देखते हैं वो केस. ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूं, फिर बाद में इसके बारे में सोचना. चलो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, पर वेकेशन आएगा तो आप सपोज दिवाली वेकेशन आना है, दिवाली वेकेशन आएगा तो घूमने निकलोगे पेरेंट्स के साथ में, चलो बता फरवा जाइए. तो फिर आप क्या करोगे, पहले पेरेंट्स टिकट बुक करवाएंगे ट्रेन की, आप रेलवे स्टेशन पहुंच गए, आप घूमने जा रहे हो 10, 12, 15 दिन के लिए, तो फिर लगेज भी होगा अच्छा खासा, बड़ी बैग होगी, बराबर है. आप स्टेशन पे पहुंचे, आपकी गाड़ी जैसे ही स्टेशन के नज़दीक में पहुंचती है, आपकी 4 व्हीलर जैसे ही स्टेशन के नज़दीक में पहुंचते हैं तो लोग दौड़ के आपके साथ आना शुरू करते हैं. कौन? वो लाल वर्दी वाले कूली आते हैं दौड़ सब लगेज ले जाना, सब लगेज ले जाना. तो अपने तो सामान उतार के नीचे खड़े रहते हैं. पापा बोलते हैं बोलो कितना लेगा, ये 3 बैग है. बोले साहब हो जाएगा, ले लूंगा. कितने लगा? सब वो लिखा है ना उधर, स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है 60 रुपीज़ पर बैग. तो पापा बोलते हैं ठीक है 180 रुपीज़ होता है तो दे देंगे. माँ बोलती है रुक जाओ, इतने सारे थोड़ी देने के हुए. पापा बोलते हैं यार वो लिखा है बोर्ड पे स्टैंडर्ड रेट है. नहीं वो तो लिखा हुआ है, हम लोग तो देखते हैं हमेशा, खरीदी बनिए की दुकान पे जाते हैं तो MRP लिखा होता है, वो थोड़ी देने का होता है. इट्स नॉट दैट, इट ऑलवेज गोज विद द डिस्काउंट. तो पापा बोलते हैं नहीं उसको 180 तो देना पड़ेगा. माँ बोलते हैं ना ऐसे नहीं दे सकते. तो फिर माँ बोलते तुम बैठो साइड में, मैं संभालती हूँ. यू नो बार्गेनिंग में मॉम्स आर द बेस्ट, बराबर है. तो मॉम चालू करती है बार्गेनिंग में, ये बैग में वजन का है तो तू इतना ज़्यादा मांग रहे, 180 रुपये तक होता होगा. लूट मचा रखे तुम लोगों ने, मैं तो 50 रुपये दूंगी. माँ शुरू करती सीधी 50 से. कूली बोले बहन 50 रुपये में इतना ना आवे, 3 बैग है, आप देखो तो सही साइज कितनी बड़ी है, 30-60 साइज वाले बैग है सारे. नहीं 50 दूंगी, ज़्यादा नहीं होगा इसका, लेना हो तो ले, नहीं तो हम तो कर लेंगे दूसरे का बंदोबस्त. फिर कूली भी बेचारा काम चाहिए उसको भी, वो भी चलो ठीक है बहन जी 150 दे देना, वादा नहीं, 30 रुपये कम देना. चालू होते हैं रक चिल डिस्कशन, बार्गेनिंग के बाद में अल्टीमेटली 120 रुपये में तैयार होता है वो तीनों उठाने के लिए. माँ बापू के सामने देखते हैं देखो 180 से 120 ले आई. आप तो ये भी नहीं करे. पापा बोले नहीं जाओ, चल उठा फटा. अब वो कूली बैग उठा के निकलता है, एक तो सिर पे रख दिया. अब देखो ध्यान से, ये हमारा कूली है, इसके सिर पे बैग है, वो मुंह किस तरफ कर रहा है, ये कूली जाएगा यूं, यानी कि बैग डिस्प्लेस होगी ये डायरेक्शन में. कूली को पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वजन उठा के चल रहा है. वजन मतलब वेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन होता है? देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg. Now here, this coolie is walking. This coolie is having the bag with mg weight on the head.
फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg અને डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल कितना है 90 डिग्री। हमारा फिजिक्स बोलता है एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। मतलब यहाँ पे कूली हैज टू डू नो वर्क अगेंस्ट दिस वेट फोर्स। वजन उठाने का तो काम कर ही नहीं रहे, क्यों? फिजिक्स 90 डिग्री एंगल, नो वर्क डन। तो फिर 120 रुपए भी काय को? तुम ठहरे फिजिक्स के स्टूडेंट, तुमने पढ़ा है फिजिक्स, पहले अपने सोचते माँ सही है कि बापू सही है। माँ ने 120 में कर दिया, बापू 180 में तय जाते, माँ 120 दे रहे, मैं तो बोलता हूँ 120 भी क्यों दे रहे हो? नो वर्क हैज बीन डन। ये कूली कोई वर्क तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेट फोर्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कूली बैग उठा के चल रहा है, मतलब क्या हुआ? वेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, नो वर्क इज डन। तो कूली कोई काम तो कर ही नहीं रहा है, तो फिर 120 रुपए भी काय को दे रहे हो? है ना अजीब सा क्वेश्चन। फिजिक्स इन डेली लाइफ क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर यू। सोचो इसके बारे में। मेरे को तो कोई हल नहीं मिला कि हम लोग क्यों कूली को पे करते हैं। पे करते ही हैं, रेगुलरली पे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैग इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स वेट, सो कूली हैज नॉट टू डू एनी वर्क, क्योंकि एज पर फिजिक्स नो वर्क हैज बीन डन। फिर भी हम लोग कूली को पैसे देते हैं बैग उठाने का। मैं कूलियों के रोजगार को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट questioning their employment. No serious question raised. This is just a typical case of physics where even though no work is done, then also we pay the person. According to physics, no work has been done, and then also we pay the person. सोचना ऐसा क्यों होता होगा? मुझे तो कभी जवाब नहीं मिला, आपको मिले तो मुझे जरूर याद करना। ओके, तो ये हो गया सेकंड केस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। द थर्ड केस आप लेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। केस नंबर 3, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी के एफ बार इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डी बार। मतलब के ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स यूं लग रहा है एंड ये बॉडी डिस्प्लेस यूं हो रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? फोर्स यूं लगे बॉडी डिस्प्लेस यूं है। अब हो रहा है ना, केस लिया है। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो therefore cos theta will be equal to cos 180 degree is -1, therefore work done will be equal to minus f into d। वर्क डन क्या आएगा? cos theta is -1 तो माइनस एफ डी, यानी वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आएगा। पर यहाँ पे हो क्या रहा है? ऐसा कैसे, ये केस कैसे पॉसिबल है? फोर्स यूं लगे और डिस्प्लेसमेंट यूं, मैं धक्का यूं मारूं बॉडी जाए उस तरफ, मैं धक्का यूं मारूं नॉर्थ में एंड बॉडी साउथ की तरफ जाए। इज इट पॉसिबल? मेरे को तो नहीं लग रहा इट इज पॉसिबल। और फिर भी एक केस है, वर्क डन नेगेटिव है इस केस में। ओके, अब समझो ये क्या फिनोमेनन है। ये केस कब लागू पड़ेगा? नॉर्मली व्हेन इट इज अ केस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले केस में नॉर्मली अप्लाई होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडी डिस्प्लेस करे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बॉडी डिस्प्लेस करे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स द केसेस ऑफ फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन में क्या देखने को मिलता है कि as the force acts in the direction opposite to displacement, it reduces the motion। तब क्या बोलेंगे? Body is doing work against the frictional force। Body itself is doing work। यहाँ पे क्या था? Work done on the body था, यहाँ work done by the body against the force। Body displace होता है in direction opposite to force, मतलब it works against the force। If work is done on the body, positive आ रहा है। If work is done by the body, W नेगेटिव आ रहा है। क्यों? यहाँ पे बॉडी इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स टू कंटिन्यू द मोशन। तो अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इटसेल्फ डज वर्क एंड इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो गया। इफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी आ गया हमारे पास में। तीसरे केस का कंप्लीट होता है, साइन कन्वेंशन आ गया। क्या साइन कन्वेंशन में देखेंगे? अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या है? ये वर्ड आपके पास रेगुलरली आएंगे। साइन कन्वेंशन मींस गिवन क्वांटिटी किस कंडीशन में पॉजिटिव लेना है, किस कंडीशन में नेगेटिव लेना है। तो व्हेन वर्क डन ऑन द बॉडी, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, W is positive on the body surface, and when work done by the body, अब by the body मतलब क्या हो गया? इन डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी यहाँ पे फर्क खाली ये ऑन एंड बाय का ही है। बाय द बॉडी देन वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव, उस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। ऑन एंड बाय बिकम्स अ प्रेपोजिशंस।
ग्रामेटिकल देखो तो प्रपोजिशन है, फिजिक्स में प्रपोजिशन नहीं सोचने का। वर्क डन कहाँ, वर्क डन ऑन द बॉडी है या वर्क डन बाय द बॉडी है? वर्क डन बाय द बॉडी हुआ मतलब इट इज वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स, इससे वर्क डन नेगेटिव आएगा। वर्क डन ऑन द बॉडी है तो इट इज अलोंग द फोर्स, फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, एंड उस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ये हो गया साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला एंड उसके अलग अलग केसेस। ओके, तो आप बोलोगे हाँ यार वर्क डन खत्म, हाँ खत्म हो गया, डेफिनेटली वर्क डन की सारी बातें खत्म हो गई। इससे आगे है बहुत कुछ बाकी है। क्या यहाँ पे जो हमने लिया है सारे केसेस पढ़े, जो हमने फॉर्मूला भी ऑब्टेन किया, सब में हमने फोर्स को कांस्टेंट लिया हुआ है। वी हैव नॉट टेकन वेरिएबल फोर्स। यानी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डज फोर्स वेरी, कैन फोर्स, डज नहीं, कैन फोर्स वेरी, यस इट कैन वेरी, देयर कैन बी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग फोर्सेस। तो सर इस सबका क्या करने का, लिमिटेशन। दिस ऑल आर एप्लीकेबल व्हेन फोर्स एक्टिंग द बॉडी इज कांस्टेंट। तो फिर वेरिंग फोर्स होगा तो ट्रीटमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी, ये थोड़ी चलेगा फॉर्मूला। फिर ये तो वो फॉर्मूला है जब फोर्स ड्यूरिंग द एंटायर मोशन इज कांस्टेंट। फोर्स अगर ड्यूरिंग एंटायर मोशन कांस्टेंट तो वर्क डन कैसे ढूंढने का, ये रहा। तो अगर फोर्स वेरिंग होगा तो क्या, अगर फोर्स वेरिंग होता है तो क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग वेरिएबल फोर्स।